नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम दो टॉपिक करने जा रहे हैं। पहला है रिलेटिव वेलोसिटी और दूसरा है प्रोजेक्टाइल मोशन का इंट्रोडक्शन। रिलेटिव वेलोसिटी स्टार्ट करने से पहले हम 2D के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। मोशन इन 2 डायमेंशंस। ओके, सो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आए एंड आज का जो लेक्चर होगा वो मोस्ट आईएमपी है। तो प्लीज अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी बाय मूविंग इन 2 डायमेंशन। अब आपको पता है 2 डायमेंशन मतलब ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस भी होता है। 2 डायमेंशन में जैसे पार्टिकल ऐसे 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 ट्रैवल कर रहा है तो देखो वो इस साइड भी आगे बढ़ रहा है और ऊपर भी आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो 2 डायमेंशन में जब वो आगे बढ़ता है तब उसके इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होंगे। तो देखो सिंपल सी बात है, कि मान लो कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन xy plane with constant acceleration a। ये ए क्या डिनोट करता है, देखो ऊपर एरो है मतलब ये कौन सा क्वांटिटी होगा बेटा, वेक्टर क्वांटिटी। अब मान लेते हैं कि उसकी जर्नी स्टार्ट कहां से हुई, t इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुई। लेट द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 0 बी v0। ओके, अब v0 क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी एंड एट टाइम t its velocity be v। ये दो वेलोसिटी बराबर, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे v0 और t पे v। इतना क्लियर हो गया? आई होप मेरी हैंडराइटिंग आपको समझ में आ रही है। ओके, तो आपको पता है बाय डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, व्हाट इज एक्सेलरेशन, कोई आप में से बता सकता है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। सो a इज इक्वल टू, जल्दी से बताओ, वेलोसिटी चेंज मतलब इनिशियल क्या थी, ये है हमारी इनिशियल वेलोसिटी और ये है हमारी फाइनल वेलोसिटी। तो क्या होगा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं v माइनस वी जीरो अपॉन टी माइनस जीरो। अब t माइनस जीरो तो आपको पता है क्या होगा, v माइनस वी जीरो अपॉन सिर्फ t होगा। ओके, तो देयरफॉर मैं इसको नीचे जगह नहीं है इसलिए इधर लिख रहा हूँ। क्या लिख सकता हूँ, ये t ऊपर गया तो क्या होगा, at इज इक्वल टू v माइनस वी जीरो और हेंस आप क्या लिख सकते हो, v इज इक्वल टू ये माइनस वी जीरो उधर आएगा तो v जीरो प्लस एटी। इतना लिख सकते हो बेटा आप, v जीरो प्लस एटी बराबर है। ये हमारा क्या मिला हमें, फर्स्ट इक्वेशन। बट ये फर्स्ट इक्वेशन सिर्फ इतना ही खत्म नहीं होता, पहले इतना लिख लीजिए फिर हम आगे पढ़ते हैं। ओके बेटा, लिख लिया सब लोगों ने? चलो, तो हमारा इक्वेशन क्या डिराइव हुआ, v इज इक्वल टू वी जीरो प्लस एटी। अब v0 इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, a फाइनल एक्सेलरेशन। आपको पता है कि इन 2 डायमेंशन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग बोथ एक्सिस, दोनों एक्सिस के अलोंग वो मूव करेगा। तो अलोंग x कंपोनेंट vx इज इक्वल टू क्या होगा उसका, v0x प्लस एटी। आप बोलोगे सर ax क्यों नहीं लिखा, ax लिख लेते हैं बस, axt। और vy का क्या होगा, v0y प्लस ayt। अब आप यहाँ पे ये भी सोच रहे होंगे कि सर आपने इसको वेक्टर के फॉर्मेट में क्यों नहीं लिखा, वेक्टर के फॉर्मेट में क्यों नहीं लिखा, उसका रीजन है ये दोनों उसके क्या है,
ये दोनों उसके क्या है, कंपोनेंट्स है। ठीक है, आपने ऑलरेडी आगे पढ़ लिया है कि मान लो कोई भी एक वेक्टर होता है, इसको मैं v मान लेता हूँ, ये थीटा बनाया था, तो ये उसका क्या हो जाएगा, v cos थीटा, और ये उसका क्या हो जाएगा, v sin थीटा। तो ये जो v cos थीटा और ये v sin थीटा लिखते हैं हम, तो वो उसकी क्या होगी, मैग्नीट्यूड होती है। हाँ, अगर मैंने यहाँ पे आई कैप डाल दिया तो ये वेक्टर हो गया, और यहाँ पे मैंने जे कैप डाल दिया तो वेक्टर हो जाएगा, बट हम यहाँ पे उसके साथ डील नहीं कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ समझाने के लिए इतना है। ठीक है, आ जाते हैं वापस हम, ये हमारे दो कंपोनेंट्स हो गए, ठीक है, वेक्टर के कंपोनेंट्स। ओके, अब मान लेते हैं एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पोजीशन ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल की कुछ तो पोजीशन होगी, पोजीशन हम किससे डिनोट करते हैं बेटा, r से, b r0। आप पोजीशन एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। एंड एट टाइम t इज इक्वल टू t पोजीशन ऑफ पार्टिकल b, क्या ले लेंगे उसको, सिर्फ r ले लेते हैं। ओके, अगर हम सीधी भाषा में बात करें, देखो टाइम, यहाँ पे पोजीशन, और यहाँ पे v, ठीक है। तो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे इसकी पोजीशन क्या होगी, उसकी पोजीशन होगी r0, और उसकी वेलोसिटी होगी v0। एट टाइम t इज इक्वल टू t इसकी पोजीशन क्या होगी r, और इसकी वेलोसिटी होगी v। ओके, क्लियर हो गया, पक्का। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, ताकि आप आगे जो हम पढ़ेंगे तो उसमें आपको डिफिकल्टी ना आए। हाँ, तो पोजीशन भी मिल गई आपको, पक्का। तो उस टाइम पे वेलोसिटी उसकी क्या थी, v0 थी, और टाइम t पे वेलोसिटी क्या होगी, v। तो 0 से लेके t तक के बीच में देयरफॉर उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी होगी v प्लस v0 बाय 2, क्योंकि दो ही टाइम है, एक t है और एक दूसरा 0 है। इतना क्लियर हो गया, पक्का। तो देयरफॉर अब डिस्प्लेसमेंट मुझे फाइंड करना है। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला आपको पता ना, वेलोसिटी इनटू टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, अब वो t इज इक्वल टू 0 पे यहाँ पे था, r0 पे, और t इज इक्वल टू t पे वो r पे पहुंच गया। मान लेते हैं ये विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन है, तो उसका इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट हम क्या लिखते हैं, r माइनस r0, ऐसा लिखते हैं ना बेटा, याद आया ऐसा। तो डिस्प्लेसमेंट की जगह पे हम क्या लिखेंगे, जल्दी से बताओ, डिस्प्लेसमेंट की जगह पे हम लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट की जगह पे हम लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट की जगह पे क्या लिखेंगे, r माइनस r0। वेलोसिटी की जगह पे क्या लिखेंगे, v प्लस v0 बाय 2, और टाइम की जगह पे लिखेंगे t। ओके, अब हमारे पास याद करो, v हमारा क्या निकला है, ये रहा, क्या निकला हमारा, v0 प्लस at प्लस दूसरा v0 ऑलरेडी पड़ा है, होल डिवाइड बाय 2 इंटू टी। ओके बेटा, हो गया इतना क्लियर। चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, तो हमारा लास्ट आंसर क्या निकला था, r माइनस r0 इज इक्वल टू, देखो आपने अभी लिखा है, क्या लिखा था, दो बार v0 आ जाएंगे, सो 2v0 प्लस ए टी होल डिवाइड बाय 2 इंटू टी। देयरफॉर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, r माइनस r0 2v0, अभी देखो ये 2 कट हो जाएगा, सो ये क्या हो जाएगा v0 प्लस ये क्या हो जाएगा ए टी बाय 2 इंटू टी। तो देयरफॉर फाइनली r माइनस r0 क्या लिख सकता हूँ इसको, v0t प्लस ए टी स्क्वायर बाय 2, और ये माइनस r0 दिख रहा है, ये दूसरी साइड जाएगा, सो क्या हो जाएगा, देयरफॉर r इज इक्वल टू r0 प्लस v0t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। याद आ रहा है किसके जैसा है ये, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर जैसा है।
अब यहाँ पे हमने r0 इसलिए लिया क्योंकि वो इनिशियली थोड़ा ओरिजिन से आगे था, ये क्या है उसका डिस्प्लेसमेंट है। क्लियर हो गया। अब इन टू डायमेंशन आपको पता है x इज इक्वल टू क्या होगा, x0 प्लस x का कंपोनेंट क्या होगा, वेलोसिटी का हम x का कंपोनेंट लेंगे v0 x t प्लस हाफ ax t स्क्वायर, एंड y का क्या लेंगे y0 प्लस v0 yt प्लस हाफ ay t स्क्वायर। ये x मल्टीप्लाई में नहीं है बेटा, ये x मल्टीप्लाई में नहीं है, ये v0 x मतलब हम कैसे लिखते हैं मैं आपको बता दूं, ये ऐसे आएगा v0 x एंड v0 y। ओके, ये दो उसके क्या हो गए, ये दो उसके फॉर्मूलाज हो गए। क्लियर हो गया बेटा सबको, पक्का? किसी को भी कुछ डाउट है? नहीं है ना? श्योर? ओके, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा मेन टॉपिक, दैट इज रिलेटिव मोशन। अब रिलेटिव मोशन जब हम बात करते हैं बेटा, तो रिलेटिव मोशन क्या होता है? रिलेटिव मोशन विद रिस्पेक्ट टू क्या? पोजीशन। वेरी गुड। रिलेटिव क्या? डिस्प्लेसमेंट। ओके। रिलेटिव क्या? वेलोसिटी। हाँ, ये भी पढ़ेंगे। और रिलेटिव क्या? एक्सेलरेशन। हम इतनी सारी चीजें एक साथ पढ़ेंगे। ओके, रिलेटिव पोजीशन, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, रिलेटिव वेलोसिटी और रिलेटिव एक्सेलरेशन। अब इसमें जो एक वर्ड आया ना रिलेटिव, अब ये रिलेटिव क्या होता है? रिलेटिव टू, उसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, रिलेटिव मतलब सामने वाले के रिस्पेक्ट में। तो बेसिकली ये है क्या? चलो हम देख लेते हैं कि मान लो रिलेटिव मोशन पढ़ने के लिए हमारे पास बेस्ट जो है ना, वो है कोऑर्डिनेट प्लेन। ठीक है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस। सिंस वी आर डीलिंग विद टू डायमेंशन, इसलिए z एक्सिस को हम कैंसिल मार देंगे, हम सिर्फ क्या लिखेंगे, x और y एक्सिस। ओके। अब सब जो देखो, रिलेटिव पढ़ने के लिए, रिलेटिव मोशन पढ़ने के लिए आपको एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर आप ये नहीं समझोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं समझाता हूँ है क्या, चलो बात करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। अ मैन इज राइडिंग अ bicycle at the speed of 15 किलोमीटर पर आवर। अब ये है क्या? एक और एग्जांपल लेते हैं। रिवर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। अब ये जो फ्लो हो रहा है, या ये मैन राइड कर रहा है बाइसाइकिल, या रिवर फ्लो हो रही है, वो विद किसके रिस्पेक्ट में? ये हम बात करते हैं ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड पे आप खड़े हो तब आप देख रहे हो ना कि सामने वाला बंदा जो बाइसाइकिल जा रहा है उसकी स्पीड इतनी है। ये रिवर भी है वो विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? ये होता है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और ग्राउंड हमेशा कहाँ पे? रेस्ट पे होता है। इसलिए जो ओरिजिनल उसकी स्पीड हुई वो, मान लो कि आप पैदल जा रहे हो, यू आर वॉकिंग राइट नाउ। ठीक है, ये रास्ता है और यहाँ पे बंदा बाइसाइकिल चला रहा है ऐसे। ठीक है, समझ लो। अब आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, ये बंदा भी इस डायरेक्शन में जा रहा है। इसकी स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर है और आपकी स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। तो आपको इस बंदे की स्पीड क्या दिखेगी? 10 किलोमीटर पर आवर, जो हमने ऑलरेडी थर्ड चैप्टर में पढ़ लिया। बट अगर आप अब रेस्ट पे हो तो आपको उसकी 15 किलोमीटर पर आवर दिखेगी ना। तो विद रिस्पेक्ट टू बात हो रही है। हमने रिलेटिव, देखो रिलेटिव मोशन हमने ऑलरेडी पढ़ लिया वन डायमेंशन में, हम यहाँ पे टू डायमेंशन की बात कर रहे हैं। क्लियर हुआ? बेसिक्स आपको क्लियर हुआ? इसलिए ये बेसिक्स है सारा आपको समझाने के लिए। अब जो मेन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है उसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है बेटा, चलो अब मेन टॉपिक। जब हम मेन टॉपिक की बात करते हैं, जैसे देखो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड,
उसकी हमने मैग्नीट्यूड निकाली, स्पीड बोला था ना, कितनी दी, 15 किलोमीटर पर आवर। यहाँ क्या था, वेलोसिटी ऑफ, जल्दी से बताओ, रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना था, 5 मीटर पर सेकंड। ओके, ये चीज समझ में आ रही है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो उसी तरह से हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर रिलेटिव वेलोसिटी जो हमारी होती है, जो रिलेटिव वेलोसिटी, उसको हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू, और सिंपल सी बात करते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ मूविंग बॉडी, ये देखो, वेलोसिटी ऑफ मूविंग बॉडी ए विद रिस्पेक्ट टू अनदर मूविंग बॉडी बी। तो इसका मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूं, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। देखो, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या लिखते हैं हम, जल्दी से बताओ। इसको हम लिखते हैं, ये है हमारा वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बॉडी बी। क्लियर हुआ। अब मान लेते हैं वेलोसिटी ऑफ आर जी, इसको क्या लिख सकते हैं हम, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इतना क्लियर हो गया आपको, पक्का, ठीक है। चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बेटा, अब रिलेटिव मोशन डेरिवेशन देखो आपके सामने आ चुका है, रिलेटिव मोशन का डेरिवेशन करते हैं, ठीक है। रिलेटिव मोशन का डेरिवेशन करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। ओके बेटा, तो जैसे हमने बात करी थी कि रिलेटिव मोशन डेरिवेशन पढ़ने के लिए हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जरूर होगी। सबसे पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये हमारी एक्स वाई, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन सी है पता है, ग्राउंड। और दूसरी हमारी फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगी एक्स डैश वाई डैश। मान लेते हैं कि आप रिवर स्विमिंग करने गए हो, ये रिवर की फ्रेम को मान लेते हैं। कितना क्लियर हो गया। अब आप इस पोजीशन पे हो, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे, हाँ ठीक, यहाँ पे चलो, यहाँ पे इस पोजीशन स्विमर हो आप, इसलिए मैं आपको नाम दे रहा हूं एस, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू। अब देखो, इसके ओरिजिन को मैं ओ नाम देता हूं, इसको मैं ओ डैश नाम देता हूं, विद रिस्पेक्ट टू रिवर फ्रेम। आपकी पोजीशन क्या है, ओ डैश एस है, एंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपकी पोजीशन क्या है, स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही है आपकी पोजीशन, ये अभी भी टेढ़ी लाइन बन रही है। फाइनली ये आपकी पोजीशन है, ठीक है। और ये ओ ओ डैश, ये आपका दोनों का कनेक्शन, दोनों के रेफरेंस के बीच का कनेक्शन। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब ग्राउंड से ये ओ डैश क्या है आपके लिए, रिवर है, तो ये रिवर की पोजीशन, रिवर के रिस्पेक्ट में ये स्विमर की पोजीशन, मतलब ये क्या होगा, पोजीशन ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, पोजीशन ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और ये क्या होगा, ये होगा पोजीशन ऑफ स्विमर। देख लो, समझ लो, ये मान लो यहाँ पे आप ग्राउंड पे खड़े हो, ये रोड है, ठीक है, व्हीकल ये आगे बढ़ रहा है, ओके। अब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आप देखो तो ये क्या होगा, ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सबसे पहले रोड, और उस रोड पे चलती हुई कार। अब जैसे यहाँ पे रिवर है, तो रिवर वो फ्लो करती है, बट रोड तो फ्लो नहीं करता है, ठीक है। इसलिए ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आपने रोड, उसकी पोजीशन देख ली, और रोड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कार की पोजीशन देख ली, और ये क्या होगी, ये पोजीशन होगी रोड के रिस्पेक्ट में कार की। बेसिकली इतना क्लियर हो गया। देखो, कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ही सिंपल सा मैं लॉजिक आपको समझाता हूं,
और वो लॉजिक है कि भैया ये हमारा क्या है, ये हमारा स्विमर है। ये स्विमर का पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ये जो ओरिजिन है वो किसके लिए, रिवर के लिए। ये स्विमर का पोजीशन, ये ओरिजिन किसके लिए, ग्राउंड के लिए। ये रिवर का पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो हमारे पास जो ट्राइंगल बनेगा, चेक करो इन ट्राइंगल ओ ओ डैश एस कितना बन रहा है, बराबर है। जब ये ट्राइंगल बन रहा है हमारे पास, तो फ्रॉम ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगुलर लॉ, अब देख लो इसका एरो भी थोड़ा समझना है, ये एरो आएगा, ये एरो जरूरी है क्योंकि वो वेक्टर है। फ्रॉम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, बताओ हम क्या लगा सकते हैं, किन का एडिशन होगा, जल्दी से बताओ। आर एस का एडिशन। देखो ट्राइंगल लॉ पता है ना, एक का हेड दूसरे का टेल मिक्स होता है, तो ये यहाँ पे मिक्स मतलब जॉइंट होते हैं, तो क्या बनता है, ये रिजल्टेंट बनता है। तो आर एस इजिकल टू क्या होगा, आर आर प्लस आर एस कोमा आर। अब ये जो आर एस कोमा आर है, आप उसको अब क्या लिख सकते हो, ध्यान से देखना। इस आर एस कोमा आर को इधर रखो, आर आर को इधर लेके जाओ, देयरफॉर आप क्या लिख सकते हो, आर, सिर्फ एस आर लिख लो, कॉमा कॉमा हटा देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, माइनस क्या हो जाएगा, आर आर। अब मैं क्या करूंगा, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम दोनों साइड। सो डी बाय डी टी ऑफ आर एस आर is equal to d by dt of rs minus d by dt of r r। r क्या है, पोजीशन है। पोजीशन को अगर आप टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगी। पोजीशन बराबर है पोजीशन अपॉन टाइम, क्या मिलेगा, vs मिलेगा, माइनस क्या मिला, vr मिला। तो ये जो हमारा मेन फॉर्मूला मैं आपको बता रहा था, ये आ गया, पक्का। सो ये है आपका मेन फॉर्मूला। क्लियर हो गया बेटा सबको, श्योर। चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बेटा, अब देखो हमारा फाइनल आंसर वहां पे क्या निकला था, जल्दी से बताओ। वी एस आर इज इक्वल टू वी एस माइनस वी आर। अब वापस इसको क्या करूंगा मैं, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर मैं वापस इसको क्या करूंगा, डी बाई डी टी ऑफ वी एस आर इज इक्वल टू क्या होगा, डी बाई डी टी ऑफ वी एस माइनस डी बाई डी टी ऑफ वी आर। अब डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, एक्सेलरेशन ए एस आर। डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, एक्सेलरेशन ए एस। डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, ए आर। तो देयरफॉर यहाँ पे हमारे तीन फॉर्मूला बने। सबसे पहले हमारा क्या बना था, आर एस आर इज इक्वल टू आर एस माइनस आर आर। फिर दूसरा क्या बना था, वी एस आर, वी एस माइनस वी आर। और तीसरा क्या बना, ए एस आर इज इक्वल टू ए एस माइनस ए आर। ठीक है, ये तीन फॉर्मूला, एक दो और तीन फॉर्मूला। ओके, एक्सेलरेशन, पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, तीन फॉर्मूलाज है। बढ़िया, किसी को भी कुछ डाउट बेटा, नहीं है ना, पक्का। चल आगे बढ़े फिर, ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब जो हमने यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी डिराइव करी, क्या करी कि मान लो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, हमने क्या लिखा बेटा, वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको पता होगा मैन और रेन वाला प्रॉब्लम, ठीक है। तो वी एम आर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर, सॉरी रेन। अगर हमको इसमें से मान लो कि इसकी वैल्यू फाइंड करनी हो, तो वेलोसिटी ऑफ रेन को दूसरे साइड लेके जाओ, तो वेलोसिटी ऑफ मैन इज इक्वल टू क्या होगा, वी एम आर प्लस वी आर होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल एरोप्लेन और विंड वाला। बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिकल्स एग्जांपल्स आएंगे, तो
ए कॉमा ए डब्ल्यू मतलब क्या, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन माइनस वेलोसिटी ऑफ विंड। तो अगर आपको वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन फाइंड करना है तो उस साइड लेके जाओ, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन इज इक्वल टू व्हाट, वी ए डब्ल्यू प्लस वी डब्ल्यू। बस यही सारी चीज है। अगर मान लो आपको उसमें से वी डब्ल्यू फाइंड करना है, वेलोसिटी ऑफ विंड, तो क्या करना है, वी ए डब्ल्यू को इस साइड लेके आओ और वी डब्ल्यू को उस साइड लेके जाओ, तो वो भी फाइंड हो जाएगा। ठीक है, सो ये सारे बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं जो आपको आगे मैं कराऊंगा। क्लियर हो गया? चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा। तो बेटा एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लें। मान लो देखो रेड कलर की कार है, बराबर है, तो वेलोसिटी ऑफ रेड कलर की कार आप देख सकते हो कितनी है, 25 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी ऑफ व्हाइट कलर की कार बताओ कितनी है, 35 मीटर पर सेकंड। अब ध्यान से सुनना बेटा, बहुत ही ज्यादा ध्यान से। रेड कलर की कार में आप बैठे हो, व्हाइट कलर की कार में आपका फ्रेंड आ रहा है, दोनों एक ही जगह पे आ रहे हो, देख रहे हो ना, ये देखो दोनों एक ही जगह पे आ रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं ना, यहाँ पे। ओके, दोनों एक ही जगह पे आ रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली उनको स्पीड क्या लगेगी, ज्यादा लगेगी। बट हमें जब रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करनी है तो यहाँ पे उसकी रिलेटिव वेलोसिटी कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो देखो ये हमारा क्या होगा, वी आर, ये हमारा क्या हो गया, वी डब्ल्यू। ओके, रिलेटिव वेलोसिटी हमें दोनों की फाइंड करनी है, आर के रिस्पेक्ट में डब्ल्यू और डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में आर, दोनों की वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो आपको पता है, मैंने आपको सिखाया है कि ये हो गया वी आर, ये वी डब्ल्यू को मैं पैरेलली शिफ्ट करके इस साइड रख सकता हूँ ऐसे, पैरेलल शिफ्ट पता है ना, पैरेलल शिफ्ट में उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, ये हो गया वी डब्ल्यू। अब आपको ये ज्वाइंट कर दो आप ऐसे, ठीक है, ओके, ये आपका क्या निकलेगा, रिजल्टेंट वेलोसिटी। अब ये रिजल्टेंट वेलोसिटी कैसे निकलेगी, तो देखो आप बोलोगे सर यही डायरेक्शन आपने क्यों लिया, ऐसा भी तो हो सकता है, ये हमारा क्या हो गया वी आर, ये हमारा हो गया वी डब्ल्यू, ये वाला भी डायरेक्शन हो सकता है ना, पक्का हो सकता है। तो इसमें और इसमें क्या फर्क है, एरो का फर्क है, देख लो, ठीक है। और मैंने गलती से उल्टा लिख लिया है, हमारी रेड वाली कार ऊपर है, तो मैंने, हाँ सही है, ओके डन। हाँ, तो अब क्या कर सकते हैं, अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, ये जो हमारा रिजल्टेंट है उसको मैं वी एक्स मान लेता हूँ, चलो एक्स नहीं मानते हैं, उसको वी ए मान लेता हूँ, और इसको मैं वी ए मान लेता हूँ। इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, तो आपको पता है वेक्टर एडिशन इज व्हाट, वेक्टर एडिशन देखो, इसका एडिशन प्लस इसका एडिशन, दो इसका टेल, इसका हेड और इसका टेल दोनों मिक्स होने चाहिए, तो वी डब्ल्यू प्लस वी ए शुड बी इक्वल टू वी आर, और हमारा रिजल्टेंट तो ये है, तो देयरफॉर हमारा रिजल्टेंट वी ए क्या होगा, वी आर माइनस वी डब्ल्यू। इस केस में, पर्टिकुलर इस केस में आप देखो तो किसका हेड, ये देख लो इसका हेड, दैट इज वी आर प्लस वी ए इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, वी डब्ल्यू मिल रहा है। तो देयरफॉर इस केस में हमें वी ए क्या मिलेगा, वी डब्ल्यू माइनस वी आर। तो वी डब्ल्यू माइनस वी आर, उसको मैं क्या लिख सकता हूं, वी डब्ल्यू आर, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, वी आर डब्ल्यू। तो आप बोलोगे सर दोनों में से सही कौन सा, देख लो आपकी स्पीड 25 है, आपके फ्रेंड की स्पीड 35 है, दोनों यहाँ पे टकराओगे तो आपको आपके फ्रेंड की स्पीड और आपके फ्रेंड को आपकी स्पीड, दोनों को स्पीड क्या लगेगी, रिलेटिव वेलोसिटी, सिर्फ डायरेक्शन दोनों का अलग होगा। सिंपल सी बात मैं बता दूं कि भाई आपकी स्पीड 25, इसकी स्पीड 35 है, इस और आपके रिस्पेक्ट में वो जो भी डायरेक्शन कैलकुलेशन मैं बाद में बताता हूं, बट वो डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि पहले वो आपके रिस्पेक्ट में था। अब देखो ये जो पहला केस है, पहला केस वो क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेड विद रिस्पेक्ट टू व्हाइट, मतलब आपको वेलोसिटी व्हाइट के रिस्पेक्ट में क्या होगी, और दूसरा केस क्या है, वेलोसिटी ऑफ व्हाइट विद रिस्पेक्ट टू रेड। ओके, ये केस में आप देख रहे हो और ये केस में आपका फ्रेंड देख रहा है, ठीक है ना, दोनों का डिफरेंस पता चल रहा है ना बेटा, पक्का, कि ये केस में आप देख रहे हो तो वेलोसिटी ऑफ व्हाइट जो आपकी तरफ आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू रेड, मतलब आपके रिस्पेक्ट में वो क्या होगी, और यहाँ पे आपका फ्रेंड देख रहा है कि वेलोसिटी ऑफ रेड विद रिस्पेक्ट टू मेरे, दोनों कैसे टकराएंगे,
ये समझने की बात है। ठीक है, तो मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि भाई आप डायरेक्शन जो लोगे ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और अगर हमें देखो VA दैट इज रिजल्टेंट फाइंड करना है, तो रिजल्टेंट कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो हमने देखो तरीका फाइंड कर दिया, VW प्लस VA इज इक्वल टू VR। दोनों के बीच में एंगल कितना है देखो तो 90 है ना, 90 है कि नहीं? इसमें आप पैरेललोग्राम लॉ भी लगा सकते हो। पैरेललोग्राम लॉ क्या बोलता है कि ये एक ये दूसरा, इसको ड्रॉ करो इसको ड्रॉ करो, बराबर है, ये रिजल्टेंट ऐसा हो जाएगा, सॉरी ये रिजल्टेंट ऐसा होगा, ये ऐसा रिजल्टेंट होगा ना, बराबर है। बट यहाँ पे रिजल्टेंट का डायरेक्शन बिल्कुल उल्टा है, तो इसलिए यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ थोड़ा बहुत क्या पड़ता है, डिफिकल्ट पड़ता है। ओके, सो क्लियर हो गया। ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लेंगे, ये मुझे एक छोटा सा टॉपिक समझाना था भाई कि आपका डायरेक्शन कौन से रिस्पेक्ट में होगा वो आपको समझाने के लिए। अब क्लियर हो गया? ठीक है, एक और बार मैं समझा देता हूं इसको सॉल्यूशन के थ्रू, ताकि आपको क्लियर हो जाए। चलो अब देख लो, हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ रेड विद रिस्पेक्ट टू वाइट। अगर हमें ये फाइंड करने को बोला है तो ये है आपका रेड, ये है आपका वाइट। आपको क्या फाइंड करना है? वेलोसिटी ऑफ रेड मतलब आपकी स्पीड विद रिस्पेक्ट टू वाइट, मतलब आपके फ्रेंड के रिस्पेक्ट में। समझ रहे हो? कौन देखेगा? आपका फ्रेंड देखेगा, क्योंकि व्हाइट में कौन बैठा है? व्हाइट में कौन बैठा है? आपका फ्रेंड। आपका फ्रेंड देख रहा है। वेलोसिटी ऑफ रेड मतलब वो सामने वाला बंदा मेरा आ रहा है। कौन सा केस था? पहला वाला केस। तो जिसको मैंने रिजल्टेंट को क्या नाम ले लिया था? VA। ओके, सो VA का फॉर्मूला क्या आएगा? VA दैट इज वेलोसिटी ऑफ रेड विद रिस्पेक्ट टू व्हाइट क्या होगा? VR माइनस VW। क्लियर हो गया इतना? तो आप बोलोगे सर यहाँ पे VR रेड की वेलोसिटी है 25 और व्हाइट की वेलोसिटी 35, तो कर दो -10, ऐसा होगा? नहीं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये क्या है? दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं। ओके, वेक्टर क्वांटिटीज को ऐसे सब्ट्रैक्ट और ऐड नहीं कर सकते। उसके लिए कौन सा फॉर्मूला है? मैग्नीट्यूड वाला। याद आ रहा है ना? ठीक है, सो वो हम नेक्स्ट जब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। ओके, नेक्स्ट देखो, ये एरोप्लेन वाला केस है। एरोप्लेन वाले केस में आप देखोगे तो एक प्लेन देखो ये डायरेक्शन में आ रहा है और दूसरा प्लेन इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, अब ये जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट देखो, वेलोसिटी ऑफ प्लेन ए रिलेटिव टू वेलोसिटी ऑफ प्लेन बी, डायरेक्शन देखो कौन सा है? ये वाला डायरेक्शन है। अगर उल्टा डायरेक्शन होता तो क्या होता? वेलोसिटी ऑफ प्लेन बी रिलेटिव टू वेलोसिटी ऑफ प्लेन ए। तो ये दोनों चीज आपको अच्छे से समझनी है और ध्यान से इसको सॉल्व करना है। क्लियर हो गया? सो यहाँ पे आप देखोगे तो एंगल 90 से ज्यादा है, वहां पे एंगल 90 था। बहुत बार एंगल 90 से कम भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, 90 से कम भी हो सकता है। ये केस में क्या है? 90 से ज्यादा है। लास्ट केस में क्या था? 90 जितना था। ओके, सो इस डोंट वरी बेटा, हम इसके बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, क्लियर हुआ? हाँ, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, सर ये क्या दिखा दिया आपने? गलती से दूसरी स्लाइड नहीं खुल गई ना? नहीं, यहाँ पे आप देख रहे हो शावर्स जो है, शावर, बहुत सारे शावर्स हैं, दिख रहे हैं? ये पहला शावर देखो, पहला शावर दिख रहा है, ये ऐसे बन रहा है। ये शावर आपको दिख रहा है, ऐसे बन रहा है। ये शावर दिख रहा है, ऐसे बन रहा है। ये ऐसे बन रहा है। ओ, ये तो इतना बड़ा सा बन रहा है, बराबर है। ये भी, ये देखो छोटे 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 शावर है। ये शावर ऐसे बन रहा है, ये शावर भी ऐसे बन के ऐसे बन रहा है। ये जो सारे शावर्स हैं, मैं आपको क्या बताना चाहता हूं कि वो पर्टिकुलर क्या बना रहे हैं? पर्टिकुलर एक प्रोजेक्टाइल मोशन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं बेटा? प्रोजेक्टाइल मोशन। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो प्रोजेक्टाइल मोशन है। यहां पे से जो ये निकल रहा है, कितने
एंगल से निकल रहा है, कितनी स्पीड से निकल रहा है, उसके हिसाब से। मान लो यहाँ पे फोर्स कम लग रहा हो तो वो थोड़ा नजदीक गिरेगा, यहाँ पे गिरेगा, और कम लग रहा हो तो यहाँ पे गिरेगा, और कम लग रहा हो तो यहाँ पे बिल्कुल फोर्स नहीं होगा तो इधर गिरेगा। सो डिपेंडिंग ऑन दैट हर बार अलग अलग पोजीशन से वो निकलता आएगा। ओके, हमको यही पढ़ना है। तो बेसिकली प्रोजेक्टाइल है क्या? तो प्रोजेक्टाइल आप देख सकते हो, when an object is thrown in gravitational field of the earth it moves with constant horizontal velocity। ये दिख रहे हो, constant horizontal velocity उसकी constant होगी, याद रखना का। and constant vertical acceleration, और acceleration vertical होगा उसका। such a two dimensional motion is called projectile motion and such an object is called a projectile। बेस्ट एग्जांपल दूं, फुटबॉल की किक मारो, कैसा बॉल हवा में उड़ के नीचे गिरता है। देख लो यहाँ पे ये बंदे, मैंने 3 बंदा, ये पहला, ये दूसरा केस और ये तीसरा केस। पहले केस में देखो जो मैं बता रहा हूँ, वो फुटबॉल को फेंक रहा है, तो देख रहे हो उसका डायरेक्शन क्या बन रहा है, ऐसा बन रहा है, थोड़ा ऊपर जाएगा और अल्टीमेटली वापस नीचे आएगा। दूसरे केस में तो मैं एग्जैक्टली उसको ऊपर भेज रहा हूँ, तो एग्जैक्टली ऊपर है तो नीचे ही आ जाएगा। ठीक है, आपने कोई भी चीज एग्जैक्टली ऊपर भेजी तो वो नीचे आ जाएगी, थोड़ा टिल्ट में भेज रहे हो, थोड़ा टिल्ट में, तो अलग चीज है। और तीसरा केस, क्या आप क्या कर ऊपर, मान लो ना कि एक बिल्डिंग के ऊपर खड़े हो, वहां से आप नीचे फेंक रहे हो। क्लियर हुआ? ये 3 केस है, ये 3 केस। फॉर एग्जाम्पल when we kick a football it perform a projectile motion, air resistance is neglected। हाँ, एयर होता है तो बहुत बार वो टर्न ले लेता है, हम ऐसे समझते हैं एयर रेजिस्टेंस नहीं है, वो हायर स्टैंडर्ड में पढ़ने को आएगा। A projectile has motion along horizontal path with uniform velocity। ये वापस इंपॉर्टेंट है, हॉरिजॉन्टल पाथ मतलब आगे ही बढ़ता है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्यों? बिकॉज प्रोजेक्टाइल ऊपर जाके वापस नीचे आता है, मतलब उसकी वर्टिकल वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगी, जहां से स्टार्ट किया वहीं पे खत्म। क्योंकि आप ग्राउंड पे खड़े हो, किक मारी तो ग्राउंड पे ही गिरेगा, ग्राउंड के अंदर तो नहीं चला जाएगा, उसका मतलब उसकी वर्टिकल वेलोसिटी अल्टीमेटली जीरो हो जाएगी, होगी सिर्फ कौन सी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। A projectile has motion along vertical path under gravity with uniform acceleration to g। वर्टिकल पाथ में उसका एक्सेलरेशन g के रिस्पेक्ट में होगा, इसलिए तो वो नीचे आ रहा है ना, वरना नीचे आता नहीं आता, वो आगे भी बढ़ रहा है और नीचे आ रहा है, इसलिए तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म कर रहा है। इतना क्लियर हो गया बेटा? पक्का? ओके, चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देख लो, मान लो ये रग्बी का बॉल है, पता है ना रग्बी खेलते कैसे हैं, रग्बी का बॉल है, आपने रग्बी के बॉल को पर्टिकुलर एंगल पे फेंका, मान लो ये एंगल है थीटा। अब आपने वेलोसिटी, कुछ वेलोसिटी से फेंका होगा वेलोसिटी, तो उसके 2 कंपोनेंट हो जाएंगे, ये कौन से कंपोनेंट हो जाएगा, v cos थीटा, और ये कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा, v sin थीटा। अब हमने प्रोजेक्टाइल के डेफिनेशन में क्या देखा, उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, मतलब देखो यहाँ पे जितना हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का एरो है, यहाँ पे भी उतना ही एरो है, यहाँ पे भी उतना एरो है, यहाँ पे भी उतना है। होता क्या है, बॉल ऊपर जाता है और नीचे आता है, उसका रीजन है कि वर्टिकल कंपोनेंट उसका धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगा। देख लो यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट का एरो, यहाँ पे उसका कम हो गया, यहाँ पे बहुत कम हो गया, और यहाँ पे तो है ही नहीं। जब वर्टिकल कंपोनेंट नहीं है इसलिए तो वो नीचे आएगा ना, अगर थोड़ा सा भी वर्टिकल कंपोनेंट रहता तो वो ऊपर 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 जाता रहता। क्यों वर्टिकल कंपोनेंट नहीं है? बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ उसे कहाँ पे खींच रहा है, नीचे खींच रहा है। फिर क्या होगा, फिर वापस देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इतना ही, वापस वर्टिकल कंपोनेंट अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ता जाएगा, वापस हॉरिजॉन्टल इतना ही, वर्टिकल कंपोनेंट बढ़ गया, हॉरिजॉन्टल उतना ही, वर्टिकल कंपोनेंट और बढ़ गया। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है स्लो डाउन एज इट गोज अप, और यहाँ पे लिखा है स्पीड अप एज इट कम्स डाउन। क्लियर हो गया? तो व्हाट इज प्रोजेक्टाइल? तो प्रोजेक्टाइल इज अ मोशन कॉम्बिनेशन ऑफ टू मोशन, दैट इज ऑन द एक्स एक्सिस एज वेल एज वाई एक्सिस। ओके, क्लियर हो गया? और दूसरी बात, देयर इज नो फोर्स इन द एक्स डायरेक्शन, सो देयर इज नो एक्सेलरेशन। फोर्स ही नहीं है एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में उसको कौन खींच रहा है? ऐसा बॉल के ये देखो बॉल, आप बॉल फेंक रहे हो, वहां पे एक थ्रेड बंधा हुआ, क्या उसको खींच रहे हो, खींच रहे हो, कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। जो आपने एक बार किक मारा वही स्पीड से वो जा रहा है, तो वहां पे फोर्स लग ही नहीं रहा, फोर्स नहीं लग रहा है मतलब वहां पे एक्सेलरेशन होगा नहीं होगा, एक्सेलरेशन नहीं होगा मतलब वहां पे तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। वैसे जैसे ही आपने ऊपर भेजा, ग्रेविटेशन उसको नीचे खींच रहा है, तो ग्रेविटेशन नीचे खींच रहा है मतलब उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब वहां पे फोर्स लग रहा है।
किसका? अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण वहां पे उसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। कितना क्लियर हुआ? पक्का? बेसिकली प्रोजेक्टाइल क्या है समझ में आ गया? ये डायग्राम बनाना नहीं है आपको, थोड़ा सा दिमाग में बैठे इसलिए मैं बता रहा हूँ। क्या होता है? धीरे 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 ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है, उसका y कंपोनेंट वेलोसिटी का रिड्यूस हो जाता है, फिर धीरे धीरे इंक्रीज होता है बट ऑपोजिट डायरेक्शन में। बट x कंपोनेंट आप देखोगे तो सब जगह पे क्या रहता है? सेम रहता है। अब प्रोजेक्टाइल का थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ पे जब प्रोजेक्टाइल को आप लॉन्च करते हो, देख लो ये लॉन्च किया, उस विद वेलोसिटी उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? v0, और कितने एंगल पे लॉन्च कर रहे हो? थीटा 0 पे। इतनी बात क्लियर होगी बेटा? बराबर है। तो आप क्या बोल सकते हो कि क्या बोल सकते हो बेटा कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? लेट प्रोजेक्टाइल is thrown with initial velocity v0, वेक्टर क्वांटिटी है ना बेटा, that makes angle theta 0 with x एक्सिस। देख रहे हो ना x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? थीटा 0 बना रहा है। ओके, अब एक सिंपल सी बात है कि यहाँ पे एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन सिर्फ किसके कारण हो रहा है? अर्थ के कारण हो रहा है बेटा। किसके कारण हो रहा है? अर्थ के कारण। तो क्या बोल सकते हैं? After the object has been projected, its acceleration, उसका acceleration क्या होगा बेटा? Its acceleration is a is equal to कितना होगा? जल्दी से बताओ। माइनस जी जे कैप। माइनस जी क्यों? हम फेंक ऊपर रहे और ग्रेविटी नीचे है, मतलब दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए माइनस जी जे कैप। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, माइनस जी जे कैप। आई होप इतना क्लियर हो चुका। दैट इज, अभी इस ए के दो डायरेक्शन होंगे, एक्स एक्सिस में 0 और वाई एक्सिस में कितना? माइनस जी। एक्स एक्सिस में क्यों 0? उसका रीजन मैंने बताया, पता है ना? क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी उसकी क्या रहेगी? सेम रहेगी। और माइनस जी मतलब उसका डायरेक्शन क्या है? नीचे। ओके, नाउ कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी, कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी मेकिंग थीटा 0 एंगल, मेकिंग एंगल थीटा 0। जल्दी से बताओ कितना होगा बेटा? दो कंपोनेंट होंगे। पहला कौन सा कंपोनेंट होगा? Vx। अब कंपोनेंट जब लिखते हैं तब वहां पे वेक्टर की साइन नहीं आती है, तो Vx कितना होगा बताओ जल्दी से। देखो ये Vx है, तो कितना होगा? V0 cos थीटा 0, और दूसरा होगा Vy, V0 sin थीटा 0। कितना क्लियर हो गया बेटा? पक्का? श्योर। अब मान लेते हैं इफ वी टेक इनिशियल पोजीशन of projectile as origin, मतलब x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ओके, x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 उसका ओरिजिन है ना, इसलिए। तो देयरफॉर हमारे इक्वेशंस क्या बनेंगे? तो उसके लिए पहले इतना लिख लीजिए, फिर आगे हम पढ़ते हैं। ओके, चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, सो अब देखोगे आपके, तो देयरफॉर इक्वेशन बिकम्स, कौन सा इक्वेशन? तो सबसे पहले देखो, सिंस x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा v0 xt, y एक्सेलरेशन ड्यू टू x इज इक्वल टू 0 इसलिए। ओके, और v0 x क्या था आपका? v0 cos थीटा 0 इंटू टी। ओके, अब बात करते हैं हम y की। y में एक्सेलरेशन लग रहा है, इसलिए वहां पे हम क्या लिखें? v0 y v0 yt प्लस हाफ ay t स्क्वायर। सो y इज इक्वल टू v0 y, क्या लिखेंगे उसकी जगह पे? v0 sin थीटा 0 t
प्लस हाफ ए वाई की जगह पे बेटा कितना लिखेंगे माइनस जी टी स्क्वायर। तो देयरफॉर y की जगह पे क्या लिखेंगे v0y साइन थीटा 0t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इतना क्लियर हो गया? ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट वेलोसिटीज। वेलोसिटी की बात करते हैं तो vx क्या होगा v0x, जो क्या होगा आपका v0 cos थीटा 0, और vy की बात करें हम तो आपका vy कितना होगा, vy होगा आपका v0 sin थीटा 0 माइनस जी टी। आप बोलोगे सर ये क्या किया? सबसे पहले हमने देखो एक मिनट क्या फाइंड किया, ये है आपकी इनिशियल वेलोसिटी, ये क्या है इनिशियल वेलोसिटीज। ओके, इनिशियल वेलोसिटीज, और इसलिए मैंने यहाँ पे v0x लिखूंगा और यहाँ पे v0y लिखूंगा। अब क्लियर हो गया? अब आफ्टर सर्टेन टाइम आप देखोगे तो उसकी वेलोसिटी, प्रोजेक्टाइल मान लो ये प्रोजेक्टाइल है, ठीक है, तो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी वो मुझे फाइंड करना है, तो वो क्या होगी vx और vy होगी। vx हमेशा क्या होगी, ये फिक्स होगी, और ये क्या होगी वेरिएबल होगी। क्यों वेरिएबल होगी? क्योंकि हमने अभी बात करी बिकॉज ऑफ दिस g। क्लियर हो गया? ये फिक्स हो गया बिकॉज यहाँ पे एक्सेलरेशन तो कुछ हो नहीं रहा है। सो इतना पार्ट क्लियर हो गया सबको बेटा? श्योर? सो ये उसके क्या है, ये उसके डेरिवेशंस हैं, बराबर है। इतना डेरिवेशन आप अच्छे से लिख लीजिए, फिर हम इस टॉपिक का मोस्ट एमपी फॉर्मूला पढ़ते हैं। क्लियर हो गया? पक्का? चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। बेटा आज के लिए हमारा लास्ट टॉपिक इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, मोस्ट एमपी। ये डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा, देख सकते हो इस डायग्राम में आप के हर एक पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे वेलोसिटी का एंगल कितना है, काफी बड़ा है, इसलिए v0 इनिशियल वेलोसिटी, इसलिए देखो क्या लिखा हुआ है v0, बराबर है। थोड़े पॉइंट इस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी है v, इस पॉइंट पे भी उसकी वेलोसिटी तो होगी बट उसका vy कंपोनेंट 0 हो जाएगा और v कंपोनेंट हमेशा v0x ही रहेगा। हर बार आप देख रहे हो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उसका v0x 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 ही रह रहा है बिकॉज वो कांस्टेंट है। बट नेक्स्ट केस में देखो v रहेगा बट vy कहाँ पे हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, और v रहेगा vy क्या हो जाएगा माइनस v0 है, मतलब जितने स्पीड से आपने उसको ऊपर फेंका उतने ही स्पीड से वो नीचे आएगी। ठीक है, जब वो ग्राउंड को टच करेगी तब उतनी स्पीड से ही नीचे आएगी। इतना पार्ट क्लियर हो गया? पक्का? श्योर? चलो तो हम थोड़ा सा उसका डेरिवेशन देख लेते हैं। ओके, डेरिवेशन में आपको सबसे पहले जो हमने डिराइव किया वो देखना पड़ेगा। हमने क्या डिराइव किया तो याद करो, हमने डिराइव किया v0x इज इक्वल टू vx, vx इज इक्वल टू क्या था v0x cos थीटा 0 इंटू टी। ओके, v0x की बात नहीं है, हम बात कर रहे हैं हम x की। x हमने क्या डिराइव किया v0 cos थीटा 0 इंटू टी, इतना डिराइव किया। तो देयरफॉर इधर से मेरा t क्या निकलेगा x बाय v0 cos थीटा 0 निकला। ओके, ये हमने ऑलरेडी आगे डिराइव किया है, सो यहाँ पे सीधा हम डिराइव कर सकते हैं। दूसरा y आपका क्या निकला था v0 sin थीटा 0 t, याद आया v0 t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब ये 1 है और ये 2 है, मैं क्या करूंगा पुट 1 इन 2, सो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू देखो v0 sin थीटा 0 t की जगह पे क्या आ जाएगा x अपॉन v0 cos थीटा 0 माइनस हाफ जी, t की जगह पे क्या आएगा x अपॉन v0 cos थीटा 0 का स्क्वायर। तो मेरा y क्या निकलेगा तो मेरे y का आंसर आएगा ये v0 और ये v0 कैंसिल, साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा
tan थीटा 0 इंटू एक्स माइनस हाफ जी, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ये क्या हो जाएगा v0 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा 0। अब ध्यान से सुनना बेटा, y इज इक्वल टू, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x tan थीटा 0 माइनस एक्स स्क्वायर g बाय 2v0 cos स्क्वायर थीटा 0। ओके, तो इतना लिख लीजिए। ये रहा हमारा फाइनली y इज इक्वल टू क्या निकला था, x इंटू टेन थीटा 0 माइनस क्या निकला था, जल्दी से बताओ आगे क्या निकला था, g बाय 2 v0 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा 0 इंटू एक्स स्क्वायर। अब ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह दिख रहा है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ क्या होता है, हमेशा पैराबोला। तो देयरफॉर y हैज अ पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी। ट्रेजेक्टरी, पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी मतलब आप बॉल को फेंकोगे तो ऐसे से ऐसे ही गिरेगा ना, इसको पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी बोलते हैं। क्लियर हो गया, पक्का, डन। तो यहाँ पे y हैज अ पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी, ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर निकला। ये जो डेरिवेशंस है ये 3 मार्क का आता है, तो मोस्ट आईएमपी है, डिराइव करने में कुछ नहीं करना है। आपको पता है कि देखो आगे हमने ये पूरा सॉल्व कर लिया, ठीक है, x आगे सॉल्व किया था, y सॉल्व किया था, x से हमने t की वैल्यू निकाली, इसमें पुट कर दी, साइन बाय कॉस हो गया tan थीटा, यहाँ पे उसको स्क्वायर कर दिया, और फाइनली यहाँ पे आंसर आ गया। ये पैराबोलिक फॉर्मेट का है इसलिए। सो यहाँ का लेक्चर आज काफ़ी लेंदी था, मेरे लिए और आपके लिए काफ़ी न्यू टाइप का था, क्योंकि पहली बार ऐसा ट्राई कर रहे हैं हम। आई होप एक दो लेक्चर में हम यूज्ड टू हो जाएंगे और आप भी यूज्ड टू हो जाएंगे और आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोजेक्टाइल के हाइट, टाइम और रेंज का डेरिवेशन करके उसके बाद प्रोजेक्टाइल और रिलेटिव मोशन के थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स करेंगे, और उसके बाद 4th चैप्टर में हमारा एक ही टॉपिक बाकी रहेगा, वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे ताकि आपको और आइडिया क्लियर हो, और भी मैं अलग अलग तरीके से आपको समझाने की ट्राई करूंगा ताकि आपको दिमाग में फिट हो जाए। आज का लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है ताकि आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पता चलेंगे। सो प्लीज़ इसको अच्छे से रिवाइज करेगा। ओके, टेक केयर बेटा।